चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए 11th क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बनवाया था, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है तो अभी मैं वापस से बना देता हूँ। मैंने कहा था कि जो कार्तीय गुणन होता है और जो संबंध होता है और जो फलन होता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि कार्तीय गुणन से ही संबंध बनते हैं, और संबंध में एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिनको हम फलन बोलते हैं, ठीक है ना। कार्तीय गुणों से ही संबंध बनते हैं और संबंधों से ही फलन बनते हैं। ये तीनों की तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है। एक सेट है मेरे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है लेट से 3, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे ए की बी से कार्तीय गुणा करनी है, ए की बी से कार्तीय गुणा करनी है, इसका मतलब ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। जब आप एक सेट की दूसरे सेट से कार्तीय गुणा करते हैं ना, तो उसको आप इस तरीके से लिखते हैं, ए क्रॉस बी, इस रूप से, है ना। कार्तीय गुणा में क्या करते हैं, आप जोड़े बनाते हैं। जैसे अगर आप ए की बी के साथ कार्तीय गुणा कर रहे हैं ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ए के एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं, इनके जोड़े बनाएंगे। जोड़े कैसे, जैसे इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 3, तो 1 का 3 के साथ जोड़ा बना दो, 2 का 3 के साथ जोड़ा बना दो, ठीक है। तो ऐसे जोड़े बनाते हैं, समझ में आ गई। ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स का जोड़ा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्तीय गुणा है, जो कार्तीय गुणन है, ये हमारा बेसिकली जोड़ों का समुच्चय है, ऐसे कह सकता हूं, समझे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की बी के साथ कार्तीय गुणा की, तो बेसिकली ये बन के आया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया ये एक जोड़ा था, ये एक जोड़ा था, और इनका हमने क्या बना दिया, समुच्चय तैयार कर दिया। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्तीय गुणन होता है वो जोड़ों का समुच्चय होता है, जोड़े कह लो, या फिर अगर मैं इसको प्रॉपर हिंदी में लिखूं, तो प्रॉपर हिंदी में इसको लिखते हैं क्रमित युग्म। क्या लिखते हैं, क्रमित युग्म। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्तीय गुणन है वो क्रमित युग्म का समुच्चय है, ठीक है ना, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ये जो जोड़े जोड़े बोल रहा हूं ना मैं, इनको प्रॉपर हिंदी में क्रमित युग्म बोलते हैं। क्रमित युग्म में क्रम का महत्व होता है। जैसे अगर मैं 1,3 लिख रहा हूँ और 3,1 लिख रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया, एक चीज नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्रम का महत्व है कि आप पहले पहले पद पे क्या लिख रहे हो, दूसरे पद पे क्या लिख रहे हो, ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, तो आप कहेंगे सर 2 अवयव हैं, है ना, 2 ही क्रमित युग्म है और 2 ही अवयव है, ठीक है ना। कार्तीय गुणन में जो क्रमित युग्म होता है ना, उसी को हम अवयव बोलते हैं। वापिस बोलिए, कार्तीय गुणन में जो क्रमित युग्म होता है उसी को ही हम अवयव बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि इस सेट के अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एक ये और एक ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, ये बात हमने यहां से सीखी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कार्तीय गुणन से संबंध कैसे बनते हैं वो समझिए। संबंध होते क्या वो समझ लो भैया। संबंध जो हैं वो कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय होते हैं। कार्तीय गुणन का आप कोई भी एक उपसमुच्चय ले लीजिए, उसको आप संबंध बोलेंगे। कार्तीय गुणन का आप कोई भी एक उपसमुच्चय ले लीजिए, उसको आप संबंध बोलेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखूं, तो संबंध को मैथमेटिक्स में आर से नोट किया जाता है।
इस आर को हम डार्क नहीं बनाते हैं। कहीं पर मैथमेटिक्स में आपको डार्क आर दिख जाए ना, डार्क आर, या फिर आपको ऐसा दिख जाए, तो ये तो रियल नंबर्स को दर्शाता है, ठीक है। और कहीं पर आपको सिंपल आर दिख जाए तो वो यूजुअली संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। तो फर्क है इनमें। तो संबंध को हम आर से लिखते हैं, कार्तीय गुणन को लेट से हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संबंध है वो जो संबंध है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, है ना। जो संबंध है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो संबंध है वो इस कार्तीय गुणन का एक टुकड़ा भी हो सकता है या फिर इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। वापस समझिएगा, ये हमने कार्तीय गुणन बनाया था। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसके उपसमुच्चय बताओ, तो कैसे बताओगे? ये हमने कार्तीय गुणन बनाया था ना, ये हमारा कार्तीय गुणन बना था। इसका अगर मैं आपसे उपसमुच्चय पूछ लूं तो कैसे बताओगे? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर दो अवयव हैं, और किसी समुच्चय में अगर दो अवयव हों तो उसके अंदर उपसमुच्चय कितने बनते हैं? 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, क्योंकि अवयव 2 है इसके अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कौन कौन से बनेंगे? एक तो बन जाएगा ये, एक बन जाएगा ये, ठीक है, एक बन जाएंगे दोनों, ठीक है, और एक क्या होगा कि खाली बनेगा, उसके अंदर कुछ होगा नहीं, है ना। तो इस समुच्चय के 4 उपसमुच्चय बन गए। अब मैं इन उपसमुच्चयों में से किसी भी उपसमुच्चय को उठा लूंगा ना तो वो संबंध कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या, एक संबंध है। इसको मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये एक संबंध है। किसका संबंध है? ए से बी में संबंध। ए से बी में संबंध है ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये ए से बी में संबंध है। समझ में आ गई? अगर मान लो कि मैं ये लिख देता, इसको उठा करके यहां पे लिख देता, तो इसको भी मैं क्या बोलता कि भैया ये ए से बी में संबंध है, ठीक है ना। इसको संबंध बोलते हैं। वापिस समझिए, जो कार्तीय गुणन है ये हमारा क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, और जो संबंध होता है वो हमारा कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। समझ में आया? कार्तीय गुणन और संबंध कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ में आया कि नहीं आया? कार्तीय गुणन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जबकि संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। इनमें ये रिलेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ बात? समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं फलन की, ठीक है। हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि कार्तीय गुणन और संबंध में क्या रिलेशन है ना। तो कब हम कार्तीय गुणन को संबंध बोलते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि किन संबंधों को हम फलन बोलते हैं, ठीक है ना। संबंध और फलन में रिलेशन अब हम देखेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा रिलेशन है। देखिए फलन क्या होता है? फलन उन संबंधों को बोलते हैं, उन संबंधों को बोलते हैं जिसमें किसी एक बच्चे का एक बाप हो। कहेंगे सर ये क्या बात आ गई? लिख लो, बताएंगे। किसी एक बच्चे का एक बाप हो, ठीक है ना। देखिए ऐसे संबंध जिसमें एक बच्चे का एक बाप हो उसको हम फलन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, दो बच्चों का एक बाप हो सकता है ना। आपने देखा होगा यार, जैसे मैं मेरे बाप, जो मेरे पिताजी हैं उनके हम दो बच्चे हैं, तो हम भैया दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक बच्चे के दो बाप, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। स्पर्म तो किसी एक ही पिताजी का गया होगा, तो दो बच्चों का एक बाप संभव है, लेकिन एक बच्चे के दो बाप संभव नहीं है, ठीक है ना। तो एक बच्चे का सिर्फ एक ही बाप होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बच्चे के दो बाप हों, है ना। जब एक बच्चे का एक बाप होता है तो उस संबंध को हम फलन बोलते हैं। संबंध को फलन कब बोलते हैं? जब एक बच्चे का एक बाप हो। अब इसका मतलब क्या वो समझो। जैसे होता क्या कि आपको संबंध दे दिया जाता है,
मान लो कि आपको कुछ इस तरीके से संबंध दे दिया, लेट्स से कि इस तरीके से संबंध दे दिया, फिर आपसे कह देगा कि बताइए ये जो संबंध है ये फलन है या नहीं है। तो कैसे बताओगे? आप एरो डायग्राम बनाओगे। एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, दो गोले से बनाते हैं ऐसे, आपको मालूम होगा। इसके अंदर जो हमारे क्रमित युग्म हैं उनके पहले पहले घटकों को लिखा जाता है। इसके अंदर क्रमित युग्मों के पहले पहले घटकों को हम लिखते हैं, जैसे 1 3 5। और इस गोले के अंदर क्रमित युग्मों के दूसरे दूसरे घटकों को हम लिखते हैं 2 4 7। अब 1 जो है 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 जो है 4 के साथ कनेक्टेड है, 5 जो है 7 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1,2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1,2 ही होगा, अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे 1,1 लिख लो, चाहे आपकी मर्जी है। मान लो कि मैं 1,1 लिख देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे। ठीक है, अच्छा, इस गोले को हम समझने के लिए बच्चे बोल देते हैं और इस गोले को हम समझने के लिए बाप बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भाई इस बच्चे का ये बाप है, एक बच्चे का एक बाप, एक बच्चे का एक बाप, एक बच्चे का एक बाप। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भाई एक बच्चे का केवल एक बाप है ना। बाप पे फोकस करिएगा, बच्चों पर नहीं, बाप पे, है ना। बाप एक होना चाहिए, एक बच्चे का एक बाप होना चाहिए। 2 बच्चों का एक बाप हो सकता है, ठीक है ना, उसको भी अपन फॉलो बोलेंगे। 3 बच्चों का एक बाप हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक बच्चे के 2 बाप हो, उसको फलन नहीं बोलेंगे फिर अपन, समझ रहे हैं। एक बच्चे का एक बाप है बेटा, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो संबंध है ये हमारा फलन है। समझ में आई? ये संबंध भी है और फलन भी है, ठीक है ना। तभी मैंने आपसे कहा था कि कार्तीय गुणन, संबंध और फलन एक दूसरे से रिलेटेड है। कार्तीय गुणन का कार्तीय गुणन के जब हम कोई भी एक उपसमुच्चय लेते हैं ना, तो वो संबंध कहलाता है। और संबंध के अंदर अगर एक बच्चे का एक बाप है तो उसको हम फलन बोलते हैं। इस तरीके से याद कराया जाता है ना। कार्तीय गुणन का कोई भी आप एक उपसमुच्चय उठा लीजिए, वो संबंध है ना। और अगर संबंध में एक बच्चे का एक बाप है तो उसको अपन फलन बोलते हैं। समझ में आ गई? और एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक संबंध मिल गया, इसको मैं आर से नोट कर रहा हूं, किसी से भी नोट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि इस संबंध के अंदर लेट्स से 2,3 है ना, 2,5 है, ठीक है, और 3,1 है। इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ यार ये संबंध फलन है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? 2 गोले बनाओगे, इसके अंदर इन जोड़ों का पहला पहला एलिमेंट लिखोगे, जैसे 2 2 3। इसके अंदर इन जोड़ों का दूसरा घटक लिखोगे, जैसे 3 5 1। अब 2 जो है 3 के साथ कनेक्टेड था, 2 जो है 5 के साथ कनेक्टेड था, 3 जो है ये 1 के साथ कनेक्टेड था। गलत बना दिया मैंने। क्या गलत बना दिया? जब हम गोले बनाते हैं ना, जब हम गोले बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, 2 बार नहीं लिखना, सेम चीज़ है ना, तो 2 बार नहीं लिखना बेटा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैंने तो गलती कर दी, आप मत करना। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 जो है 3 के साथ भी कनेक्टेड था, 2 जो है 5 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 जो है 1 के साथ कनेक्टेड है। इसको हम बच्चे बोलते हैं समझने के लिए, और इसको हम बाप बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो इस बच्चे का ये बाप है, समझ में आता है, चलो ठीक है, एक बच्चे का एक बाप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यार एक बच्चे के 2 बाप है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते हैं, है ना। स्पर्म तो किसी एक ही व्यक्ति का गया होगा, तो एक बच्चे के 2 बाप कैसे हो गए? नहीं हो सकते। एक बच्चे का एक ही बाप होगा। समझ में आई? एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये फलन नहीं है, ठीक है ना। तो फलन की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक बच्चे का एक बाप होना चाहिए। अगर कोई एक बच्चा है तो उसका एक बाप होना चाहिए, और हर एक बच्चे का बाप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं आपको संबंध कुछ ऐसा दे दूं जिसके अंदर जब हम उसका तीर आरेख बनाए, इसको तीर आरेख बोलते हैं। मान लो कि उसके अंदर लेट से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, है ना। तो लेट से कि इस बच्चे का ये बाप है और इसका कोई बाप है ही नहीं, तो ऐसा भी, उसी को भी हम फलन नहीं बोलेंगे। हर बच्चे का बाप होगा। बच्चा तभी है ना जब वो बाप है, तभी तो वो बच्चा है। तो हर बच्चे का बाप होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी बच्चे का बाप ही ना हो, ठीक है। तो इसको भी हम फलन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि इन 2 बच्चों का सिर्फ एक ही बाप है,
तो क्या संभव है? नहीं है। दो बच्चों का एक बाप हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, लेकिन दो बच्चों का एक बाप तो हो सकता है। भाई मैं और मेरी बहन दो बच्चे हैं, पिताजी तो हमारे एक ही हैं, तो दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। तो हम कहेंगे भैया ये फलन है। तो फलन की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, ऐसे संबंध जिसमें एक बच्चे का सिर्फ एक ही बाप होना चाहिए, उसको हम फलन बोलते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं फलन की मैथमेटिकल परिभाषा बताऊं तो वो क्या है वो भी समझ लीजिए एक बार, है ना। फलन को मैथमेटिक्स में ऐसे तो लिखते नहीं है, फलन की एक परिभाषा है, वो क्या है वो भी समझिए। फलन की परिभाषा क्या कहती है कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, और वो जो आउटपुट है वो अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। एक इनपुट का केवल एक आउटपुट, सीधी सी बात ये है ना। लेकिन इस डेफिनेशन से फलन कभी भी किसी बच्चे को याद नहीं होता है। ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ना, इससे हर एक बच्चे को फलन की परिभाषा तुरंत याद हो जाती है। परिभाषा का मतलब ये होता है कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। परिभाषा का कभी भी मैथमेटिक्स में पूछी नहीं जाती। हिंदी इंग्लिश नहीं है जिसमें आपसे परिभाषा पूछ ले कि बताइए फलन किसको कहेंगे। परिभाषा सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि एक बच्चे का एक बाप होना चाहिए, आपको समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया कि भाई फलन किन किन संबंधों को हम कहेंगे, है ना। किन संबंधों को हम फलन कहेंगे, किस संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे, ये बात तुरंत क्लियर होगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी लिखी थी यहाँ पे। तो ये चीज, तो आपको कार्तीय गुणन, संबंध और फलन, इन तीनों में रिलेशन समझ में आ गया कि कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं, और ऐसे संबंध जिसमें एक बच्चे का एक बाप हो उसको फलन बोलते हैं। बस ये कहानी है सारी की सारी, है ना। और यही कहानी हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम क्लास 12th का स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हमने क्लास 11th का रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में आपको 5 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? पहली बात आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है फलनों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार हो गए, संबंधों के प्रकार हो गए, फलनों के प्रकार हो गए। उसके बाद आपको तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना है भैया? तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है फलनों का संयोजन, ठीक है ना। मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, जो जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएं। ये 5 टॉपिक आपको क्लास 12th में पढ़ने हैं। और भी टॉपिक हैं, लेकिन मोटे मोटे जो टॉपिक है ना वो 5 हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संबंधों के प्रकार में आपको कैटेगरी पढ़ानी पड़ेंगी, उसके बाद उसके अलग अलग प्रकार पढ़ाने पड़ेंगे, है ना। संबंध जो है वो 2 टाइप से बनते हैं, ए का बी से संबंध, ए का ए से संबंध। तो ए का बी से संबंध में कितने प्रकार होते हैं वो बताने पड़ेंगे, फिर ए का ए से में कितने प्रकार होते हैं वो बताने पड़ेंगे। तो लेंथी टॉपिक है ना, इसके लिए एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। तो ये टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, है ना। उसके डीपीपी आप सॉल्व कर लेना कल वाले की, जो कल आएगी। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको कोई डीपीपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज हमने 11th का रिवाइज किया है, ठीक है। कल से हम फिर 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।